हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का चौथा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं चौथा चैप्टर क्या है। चौथा चैप्टर है पौधों में प्रजनन तथा उसके प्रकार। इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलैंगिक जनन की 5 विधियां प्रकारों के नाम लिखिए। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विधियां। विखंडन विधि है, अगला है मुकुलन विधि है, खंडन विधि है, बीजाणु विधि है, अगली विधि है हम लोगों का कायिक प्रवर्धन। चलिए दोस्तों हम लोग इसको क्रम वाइज देखते हैं। तो विखंडन विधि, जब जीव पूर्ण विकसित होता है तब 2 या 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इस विखंडन कहते हैं, इसे विखंडन कहते हैं। पहले केंद्रक विभाजिता होता है और फिर कोशिका द्रव्य। विखंडन, जब 2 जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा में द्विविखंडन विधि को दिखाया गया है। इससे 2 सस्तन कोशिकाएं बनती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नई पीढ़ी को संतति क्या है? कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं के चारों ओर एक संरक्षक परत या भित्ति बन जाती है। ऐसी अवस्था को फूटी सिस्ट कहते हैं। फूटी के अंदर कोशिका कई बार विभाजित हो जाती है, जिसमें बहुत सी सतती कोशिकाएं बन जाती हैं। ऐसी प्रक्रिया में बहुखंडन कहते हैं। फूटी के फटने के बाद बहुत सी कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं। अगला है हम लोगों का मुकुलन। शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक का 2 भाग में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। अगला है दोस्तों हम लोगों का खंडन। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं खंडन क्या है। स्पाइरो गैरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतः दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। एक खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। खंडन विधि द्वारा किसी चपटे क्रीम से 2 चपटे क्रीम को बनाता हुआ दिखता है। अगला है दोस्तों हम लोगों का अलैंगिक जनन का चौथा है बीजाणु द्वारा। कुछ जीव तथा निम्न वर्गीय जीव बीजाणु विधि द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति टूट जाती है और जीवाणु सामान्य विधि से जनन करता है और वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। इस विधि द्वारा जनन करके कुछ उदाहरण है म्यूकर, फर्म, माश। अगला है हम लोगों का अलैंगिक के प्रकार है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? माली गुलाब की एक टहनी लेकर उसे जमीन में गाड़ देता है। अनुकूलन परिस्थिति में इस टहनी से गुलाब का नया पौधा बन जाता है। पौधे की किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ता, तना अथवा जड़ का उपयोग नया पौधा तैयार करने में कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है? ऊतक संवर्धक को विस्तार पूर्वक समझाइए। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाओं के मिलने से एक ऊतक का निर्माण होता है। इस विधि में पौधे के ऊतक में एक छोटे से भाग को काट लेते हैं। इस ऊतक को उचित परिस्थितियों में पोषक माध्यम में रखते हैं। ऊतक से एक अनियमित ऊर्ध्वशाख बन जाता है, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस का उपयोग पुनः गुण के लिए किया जाता है। इस ऊतक का छोटा सा भाग किसी अन्य माध्यम में रखते हैं, जो पौधे में विभेदन की क्रिया को उत्तेजित करता है। इस पौधे को गमले में भूमि में लगा देते हैं और उसको परिपक्व होने तक वृद्धि
करने दिया जाता है। ऊतक संवर्धन से आजकल आर्डीज, गुलदाउदी, शतावरी तथा बहुत से अन्य पौधे तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? लैंगिक जनन प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक युग्म के मिलने से बनी संरचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करती है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं, फूलों का जनन अंग होता है। जैसे आप जानते हैं कि पुंकेसर नर तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं। पुंकेसर के अग्रभाग पर परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। परागकण छोटी छोटी संरचना होती है। ये नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर का आधा चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। निचले चौड़े भाग को अंडाशय कहते हैं। इसमें अणुओं में बीजाणु तथा स्त्री केसर के ऊपर भाग को कार्तिकाग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग देखते हैं, जंतुओं में लैंगिक जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। लैंगिक जनन के समय मोनोसिस्टम जैसे एक कोशिका जीव आकार तथा साइज में समान होते हैं। मलेशिया परजीवी में दो जीव असमान होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में नर शुक्राणु तथा मादा अंड उत्पन्न करती है। उभयलिंगी जीव में एक ही जीव का समय में शुक्राणु उत्पन्न करता है तथा दूसरे में अंडा। जैसे मेढक में नर तथा मादा जीव संभोग करते हैं और अपने समय युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडों को पानी में निषेचन करता है। ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? पुष्प के कितने भाग होते हैं? उसके भागों का चित्र बनाकर कार्य संक्षेप बताइए। पुष्प को परिभाषित कीजिए। पुष्प के भागों का विवेचना कीजिए। पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है। अपने यह डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है। इसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है जो किसी हरी पत्ती निपत्रों से ढकी रहती है। इस पत्ती को वायपुट चक्र कहते हैं। प्रारूपिका पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे होते हैं। ये 4 हैं। चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों ये फूल है, इसमें देखिए पुष्पांतर नीचे होता है, पुष्पंत ऊपर होता है, जो बीच का भाग होता है पुंकेसर सबसे ऊपर का भाग होता है। चलिए देखते हैं वायलंद पुंज क्या है? वायलंद पुंज के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन का निर्माण करते हैं। रंगहीन वाय दलपुंज का कार्य करते हैं। कभी कभी ये फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं। अगला है दलपुंज क्या होता है? यह पराग के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। पुंज भोजन निर्माण का कार्य करता है। यह पुंकेसर तथा अंडपक की रक्षा करते हैं। पुमंग क्या है? इस कार्य में परागकण उत्पन्न होते हैं। जयपुंग का है? स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे पूछा निषेचन क्या है? निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले बदलावों का वर्णन कीजिए। निषेचन नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु से जब नर का एक शुक्राणु जाके मादा से मिलता है तो वहाँ निषेचन का निर्माण होता है। तो जैसे देखते हैं बीजाणु में भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है और उसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक का भ्रूण कोश में जीव द्रव्य में मुक्त हो जाता है और इसमें एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। अगला निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले प्रमुख बदलाव क्या क्या हैं? निषेचन के बाद अनेक बदलाव होते हैं। इसके फलस्वरूप अंडाशय
से फल तथा बीजाणु के बीज का निर्माण होता है। पुष्प में प्रमुख बदलाव होते हैं। वायदल, दल, पुंकेसर, वाटिकाग्र। दल में प्रायः मुरझाकर छोटे हो जाते हैं। पुंकेसर सूखकर गिर जाते हैं। वाटिका सूखकर गिर जाते हैं। वर्तिका मुरझा जाते हैं। अंडाशय, फल में बदलाव हो जाता है। अगला है अंडाशय में भित्ति, फल भित्ति बनती है। इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक नए अनेक भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मूलांकुर तथा प्रांकुर से क्या आप समझते हैं? चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं आगे। सेम का बीज कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसके सभी भागों का अध्ययन भली भांति किया जा सकता है। सेम के बीज को ध्यान से देखें। यह आकार में प्रायः मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर एक आवरण है जिसे बीज चोल कहते हैं। यह बीज को सूखने से या अन्य हानिकारक परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। विभिन्न जातियों के सेम के बीज का आवरण का रंग सफ़ेद या हल्का गहरा भूरा होता है, प्रायः चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह है। जैसे नीचे दोस्तों देखते हैं, ऊपर वाला भाग बीजाणु द्वार है, जाइलम है नीचे का द्वार। अब बीच वाला बीज पात्र मूलांकुर है, प्रकुर है, बीज पात्र है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हम लोगों को पूछा जा सकता है? बीज के अंकुरण से आप क्या तात्पर्य? बीज के अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? बीज के भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, किंतु जब बीज को नमी, वायु तथा उचित ताप मिलता है तो बीज के अंदर सक्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना आरंभ कर देता है। एक नया तथा छोटा पौधा निकल जाता है, इसे अंकुरण कहते हैं। अंकुरण की 3 परिस्थितियां आवश्यक है: पानी, वायु, उचित ताप। आगे देखते हैं हम दोस्तों, बीज को जमने के लिए पानी की आवश्यकता क्यों? शीशे के 2 गिलास लें। दोनों गिलासों में थोड़ी सूखी रुई या सूखा लकड़ी का बुरादा डाल लें। 2 गिलास में 10-10 सेम या चने के बीज डाल दें। इसमें से 1 गिलास में इतना पानी डालें कि रुई या बुरादा अच्छी तरह से भीग जाए। दोनों गिलास को शीशे की प्लेट से ढककर कमरे में रख दें। गिलास के 4-5 दिन बाद गिलास में पानी नहीं था, उसमें अंकुरित बीज मिलेंगे। अगला क्वेश्चन किस टाइप से है? हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। मक्का के बीज की बनावट किस प्रकार होती है? सचित्र वर्णन कीजिए। जैसे मक्का का जैसे ऊपर के भाग को भ्रूणपोष कहते हैं, नीचे बीच वाले भाग को बीज पात्र कहते हैं, नीचे के भाग को प्रकुरण मूलांकर कहते हैं। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम? मक्का के बीज की बनावट, मक्का के दोनों दानों को देखते हैं। दाने पीले, भूरे या काले रंग के होते हैं। मक्का के कुछ दानों को रात भर पानी में भिगा कर रखने पर एक दाने को ठीक बीच से काट दें। कटे भाग को आयोडीन के घोल में डाल दें तो तत्पश्चात बीज का कुछ भाग नीला हो जाए तथा कुछ भाग आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आयोडीन के घोल में डालने पर जो नीला भाग हो गया उसे भ्रूणपोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है? बीजों के प्रकीर्णन को समझाइए, इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों का प्रकीर्णन का यह सर्वविदित तथा तथ्य सभी को ज्ञात है कि पर्यावरण की संरचना में पेड़ पौधों की प्रमुख भूमिका होती है। पेड़ पौधों बीज द्वारा बनते हैं, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन अति आवश्यक है। बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्रकृति द्वारा कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके उपाय करने की कितनी विधियां हैं? जल के माध्यम से, फलों के माध्यम से, जल के माध्यम से। इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। इस प्रकार
के प्रकीर्णन में बीज की संख्या अत्यधिक होती है। इसके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। नारियल कमल फूलों के माध्यम से प्रकृति में कुछ फल इस प्रकार के भी होते हैं। फल पकने के बाद स्वयं ही फट जाते हैं और फटने के उपरांत इधर उधर बिखर जाते हैं, तो नए पौधे का निर्माण होता है। अगला है जंतुओं के माध्यम से। इस प्रक्रिया में जंतु बीजों का प्रकीर्णन अपने मल के माध्यम से बाहर कर देते हैं। जीव जंतु जिस फलों को खाते हैं उन फलों बीजों को समावेश करते हैं और वह बीज मूल के साथ बाहर आता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है, जैसे गोखरू, तलचीरा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। जल के माध्यम से इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार की प्रकीर्णन के बीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इसके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर जाके एक पौधे का निर्माण करते हैं। पराग प्रक्रिया को समझाइए। परागकोश में परागकण बनने के बाद आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक अंत तक पहुँचते हैं। पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के कार्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है। जनन से आप क्या समझते हैं? जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इस प्रक्रिया में जीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर जीवन की मृत्यु, जीवन के निरंतर तक जीवन को जनने के ही कारण बनी होती है। जीवधारियों का अपना तथा अपनी स्पीच का परीक्षण करना एक महत्वपूर्ण अद्भुत गुण है। लैंगिक जनन को समझाइए। लैंगिक जनन क्या होता है? प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक युग्मजों को मिलने से जो संरचना बनती है उसे लैंगिक युग्मज कहते हैं। अलैंगिक क्या है? जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग या कोशिका अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना को इस्तेमाल करता है तथा इन संरचना में कोई लैंगिक मिलन नहीं होता है, उसे अलैंगिक कहते हैं। अगला है पुष्प किसे कहते हैं? पूछ सकता है। पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है। इसे पुष्प वृत्त कहा जाता है। पुष्प का निर्माण कली से होता है जो कि हरी पत्तियों निपत्रों से ढकी रहती है। पराग से आप क्या समझे? पुष्प के परागकोश में परागकणों की उस पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। स्वपराग किसे कहते हैं? परागकण किसे? स्वपरागकण। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के कार्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो यह क्रिया स्वपरागकण कहलाती है। अगला है परपरागण किसे कहते हैं? जब किसी दूसरे पुष्प से उपजात परागकण किसी दूसरे के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। बीज को समझाइए। बीज को पौधे का अत्यंत सूक्ष्म जीव समझा जाता है। इसमें सामान्यतः एक विकसित पौधे के सभी सामान्य गुण पाए जाते हैं। बीजों का निर्माण गर्भाशय में ही होता है। बीज की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नए पौधे को जन्म देते हैं। बीज के प्रकार क्या है? एक पक्षीय बीज, दूसरा है द्विपक्षीय बीज। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जल द्वारा बीजों के प्रकीर्णन पर लघु टिप्पणी लिखिए। इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। इस प्रकीर्णन के बीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इसके बीज अत्यधिक चिकने होते हैं। इस प्रक्रिया को जल प्रकीर्णन का लघु प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? फलों में
जल की मात्रा 90% होती है। बीजों में अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? जलवायु, उचित तापमान। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू में 48, ड्रोसीफर में 8 गुणसूत्र होते हैं। चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाली मरूदभिद पौधे का नाम लिखिए। नागफनी। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि के नाम लिखिए। रोपण, कलम लगाना, दाब कलम। अगला चैप्टर है हम लोगों का भौतिक मापन। इस लेसन से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं। भौतिक मापन की आवश्यकता क्या? भौतिक मापन है जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, मीटर, केल्विन। देखते हैं दोस्तों इसको हम लोग कैसे करें। मापन हमारी हर दिन की ज़रूरत है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती है और यह दोनों भौतिक राशियाँ, इसलिए इनका मापन भौतिक मापन है। दर्जी कपड़े को नापने की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है कि ताकि वह यह जान सके कि अलमीरा बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी है या नहीं। मापन के अंतर्गत जिन राशियों का मापन किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। इसलिए मापन की आवश्यकता का संबंध कहीं न कहीं भौतिक मापन से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा? आयतन का क्या अर्थ है? इसके मापन को समझाइए। आसपास की वस्तुओं को यह जानने के लिए ध्यान से देखें कि कौन कौन सी कम जगह और कौन कौन सी वस्तु किस जगह घेरती है। आप पाएंगे कि छोटी वस्तु कम जगह घेरती है, बड़ी वस्तु ज़्यादा स्थान घेरती है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए उस स्थान या उस वस्तु को का आयतन कहते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा की लंबाई का घन। द्रव, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि की माप। इसमें आयतन की माप कर बेचा जाता है। इस आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। 1000 लीटर बराबर 1 घन लीटर। 1000 घन मीटर बराबर 1 क्यूसेक। दोस्तों ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? ऑप्शन दे देगा तो उसमें 1 घन मीटर लिखा है। 1 लाख लीटर बराबर 1 क्यूसेक। क्यूसेक आयतन की बड़ी इकाई है। दोस्तों देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है। इसकी धारिता घन सेंटीमीटर एवं घन मीटर में ज्ञात कीजिए। 12 लीटर बराबर 12/1000 यानी कि 0.012 घन मीटर। 12 लीटर बराबर 12 गुणे 1000 बराबर 12,000 सेंटीमीटर घन। द्रव्यमान के मापने को सविस्तार समझाइए। आप जब भी अनाज, फल तथा सब्जी खरीदते हैं तो दुकानदार सामान को किस आधार पर देता है? प्रायः पाते हैं कि वह किलोग्राम या ग्राम में तौलकर सामान किसी वस्तु के पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान जैसे 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, 10 क्विंटल बराबर 1 टन। किसी प्रकार ग्राम से भी छोटी इकाई मिलीग्राम है। 1 ग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? वर्षा मापी यंत्र रेन गेज को समझाइए एवं इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। रेन गेज मीटर की सहायता से वर्षा की स्थिति को मिलीलीटर में नापा जा सकता है। वर्षा मापक यंत्र निर्माण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या पड़ी? स्केल, चाकू, रबड़, छल्ले, प्लास्टिक का बोतल इत्यादि। निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहलू चाकू की सहायता से बोतल के 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपर
कीपनुमा भाग तथा दूसरे नीचे भाग को रबर छल्ले का सहारा लेकर स्केल को बोतल के नीचे वाले भाग में लंबवत स्थिति में लाया जाता है। फिर पहले वाले की भाग को इसके ऊपर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करते ही वर्षा मापी यंत्र, मीटर तथा रेन गेज तैयार हो जाता है। मापन की विधियाँ क्या है? मापन एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या? इस विधि में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। सीजीएस पर इस पद्धति में लंबाई, समय और द्रव्यमान को मात्रक की सहायता से मापा जाता है। एसआई पद्धति में यह पद्धति मापन की अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो संपूर्ण संसार में प्रयोग की जाती है। इस विधि को लंबाई व भार के अतिरिक्त 4 मूल इकाइयाँ होती हैं, जिसमें 2 को पूरक इकाई कहते हैं तथा उपयुक्त 6 इकाई मूल भौतिक राशि के मात्रकों को ही मूल राशि या मूल मात्रक कहा जाए। जैसे लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है। अगला है एफपीएस। इस विधि में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। इस विधि को ब्रिटिश विधि कहा जाता है। कोई 2 मापक यंत्रों का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स छोटे से छोटे पार्ट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गियर के दांतों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 1 mm का 1/50वां भाग माप सकता है। वर्नियर कैलिपर्स एक माइक्रोमीटर होता है, वह 1 mm का 1/100वां हिस्सा मापता है, माइक्रोमीटर कहलाता है। वर्नियर कैलिपर्स 1/50वां हिस्सा 1 mm का मापता है। वर्नियर कैलिपर्स का दोस्तों हम लोग फिगर देखते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स ए और बी, इसी नोक से वह mm को मापता है या किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को मापता है। ये पैमाना इंचों में दिया है। वर्नियर कैलिपर्स का पैमाना धीरे धीरे इसको यहाँ पे मापते जाते हैं, उसको मापता है। अगला दोस्तों है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिससे बुखार मापा जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा? वर्नियर कैलिपर्स में शून्याङ्क त्रुटि को परिभाषित किए। वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी एक्स की बर्तन की गहराई मापने के लिए होती है। जिस समय ए और बी तथा सी और डी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उस समय मुख्य स्केल और वर्नियर दोनों शून्य चिन्ह पर ही सीधा होते हैं, परंतु कभी कभी मुख्य स्केल तो वर्नियर स्केल दोनों बिल्कुल एक सीधा में नहीं होते हैं बिल्कुल, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्य के इस अंतर को शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। समय का मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि आप क्या समय हो रहा है? कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई कि हमारे बुजुर्गों किस प्रकार केवल छाया देखकर उसने समय का अनुमान लगाते थे? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में बात करते हैं, तब हमारा अभिकाल अंतराल का मापन होता है। समय अवधि का मापन सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, माह, वर्ष किया जाता है। किसी धावक द्वारा 20 मीटर की दूरी तय करने में लगे हुए समय की सही माप इन घड़ियों द्वारा की जा सकती है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे सेमेस्टर एग्जाम में इस भौतिक मापन से किस तरह पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग दोस्तों भौतिक मापन से आप क्या समझते हैं? भौतिक मापन का अर्थ है किसी भी भौतिक अवलोकन को परिणात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को भौतिक मापन। लंबाई का मात्रक मीटर है। क्षेत्रफल का मापन किस प्रकार किया जाता है? क्षेत्रफल आयताकार ठोस वस्तुओं के तल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। आयताकार तल की लंबाई और चौड़ाई बराबर होने पर तल का आकार वर्गाकार हो जाता है। क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा की लंबाई का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? शरीर का ताप किस ताप
मापी से मापते हैं, थर्मामीटर से, डक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन, किस टाइप वर्षा मापी मीटर या यंत्र रेन गेज क्या है? जैसे हम लोग दोस्तों ऊपर देख चुके हैं, रेन गेज मीटर की सहायता से वर्षा की स्थिति को मिलीमीटर में नापा जा सकता है। वर्षा को मापने के लिए एक चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं जिसकी आकृति पेंदी से लेकर सिरे तक एक समान हो। इस बर्तन को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां खुला हो, वर्षा का पानी उसमें गिरे, रुकावट ना हो। उसे हम मापते हैं तो पता चलता है कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। ताप को समझाइए। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको मापने के पश्चात पता चलता है कि वस्तु के पश्चात जो मान प्राप्त होता है उस वस्तु का तापमान कहते हैं। मापन की परिभाषा दीजिए। मापन को ईएपी महोदय ने अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया है कि मापन से अभिप्राय किसी व्यक्ति को एक व्यवस्थित व्यक्तित्व प्रदान करना जिससे वह समाज द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से कर सके। अगला क्वेश्चन, मापन की सर्वचलित विधि क्या है? मापन की सर्वचलित विधि एसआई पद्धति है। यह मापन की अंतर्राष्ट्रीय विधि जो संपूर्ण संसार में प्रयोग की जाती है। लंबाई व भार के अतिरिक्त 4 मूल इकाइयाँ होती हैं जो एक दूसरे की पूरक इकाई। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा जा सकता है? मूलक किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण देखिए। वह भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूलक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण है दूरी, समय। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा जा सकता है? मीटर पद्धति किसे कहते हैं? वर्ष 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक नई प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा? वर्तमान में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है क्या? एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है। एसआई का लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। 12 इंच बराबर कितना होता है? 1 फुट होता है। 1 गज में कितना फुट होता है? 3 फुट होता है। खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं? खेत का क्षेत्रफल डेसिमल, एकड़ तथा हेक्टेयर व देसी भाषा में बीघा में मापते हैं। किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। आयत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी जिससे हम लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। धन्यवाद।